हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था एफ टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट, और आज हम कंप्लीट करेंगे उन्हीं के द्वारा दिए गए साइंटिफिक टेक्निक्स। आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने एफ टेलर के बारे में कुछ पढ़ा। उसके बाद हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट पे इनके क्या विचार थे वो हमने पढ़े। उसके बाद में डेफिनेशन हमने पढ़ा। देन हमने पॉइंट्स पढ़े: साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटल रेवोल्यूशन, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। उसके बाद हमने पढ़ा डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लास्ट पॉइंट था डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। तो आज का टॉपिक टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इसमें भी पहला पॉइंट क्या आपका वर्क स्टडी। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से वर्क को वर्क फोर्स यानी कि जो लेबर है या वर्कर है उनको देने से पहले उसकी प्रॉपर स्टडी की जानी चाहिए बाय मैनेजमेंट। बिफोर assigning the work to the available workforce, proper work study should be done by management। अब वर्क स्टडी में भी क्या आएगा कि जो आप काम दे रहे हो, जो भी आप वेरियस एक्टिविटीज करवा रहे हो उनसे, तो उसका एक ऑर्गेनाइज, साइंटिफिक और क्रिटिकल असेसमेंट करना है। सो वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट वेरियस एक्टिविटीज और वेरियस फंक्शन। और इसको करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें आपको टाइम स्टडी करनी है, मोशन स्टडी करना है, मेथड स्टडी करना है और फैटिक स्टडी करना है। तो ये चारों मिला के क्या बनेगा आपका वर्क स्टडी। तो आइए हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक चीज़ें क्या होंगी। देखो दोस्तों, पहला पॉइंट है आपका टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी में हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय जो भी काम को कंप्लीट कर रहा है या एम्प्लॉय को हमने जो भी टास्क दिया है कंप्लीट करने के लिए, हमें उसको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है और उस टाइम को रिकॉर्ड करना है कि वो कितने समय में इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करके हमें दे रहा है। तो टाइम स्टडी से बेनिफिट क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि वर्क के जितने भी एलिमेंट्स है उसमें कितना टाइम लग रहा है, वो हम डिटरमाइन कर पाएंगे। सपोज अगर कि एक काम को कंप्लीट करने के लिए वर्कर को 4 स्टेप या 4 एक्टिविटीज करनी पड़ रही है, तो हर एक एक्टिविटी कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, और ये कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है, एक स्टैंडर्ड टाइम बना देना है, एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना है कि इतने समय में इतना काम हो जाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज को भी पता है कि हमें इतना काम तो एवरेज करना है, और मैनेजमेंट को भी पता होता है कि यार इतना काम तो एक दिन में होना ही होना चाहिए। तो एम्प्लॉय उससे कम नहीं परफॉर्म करेगा, राइट। और इससे हमारा कॉस्ट भी तो बचेगा। अगर एम्प्लॉय उससे कम प्रोडक्शन कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो टाइम पास कर रहा है, राइट, क्योंकि आपने एवरेज टाइम कैलकुलेट करके रखा है। तो आप उसको जवाबदार बना सकते हो कि भाई ये काम करने के लिए इतना समय में हो जाना चाहिए था, आपने इतना ही क्यों किया या आपने इतना ही प्रोडक्शन क्यों किया। तो इससे दो चीजें सेव हो रही है, एक तो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ रही है और दूसरा आपका कॉस्ट ऑफ वर्क पे क्या है, कंट्रोल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मेथड स्टडी। देखो, मेथड स्टडी का मतलब होता है किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए एक से ज्यादा तरीके या एक से ज्यादा टेक्निक्स हो सकते हैं। तो एज अ मैनेजमेंट हमेशा हमें वही वाला टेक्निक चॉइस करना है जिससे हमारी क्वालिटी भी मेंटेन हो और वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो। और इस तरह के मेथड को फाइंड आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट ना ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है किसी भी मैनेजर के लिए। तो किसी भी काम को करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, उनमें से मैनेजमेंट के सामने वो बेस्ट तरीका चॉइस करना है जिस जो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और दूसरा जो बेस्ट क्वालिटी भी दे। इससे फायदे क्या है, एक तो हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम बचेगा, क्योंकि देखो अगर आपने कोई लंबा मेथड ऑफ प्रोडक्शन चॉइस कर लिया तो उसमें टाइम भी जाएगा, कॉस्ट भी जाएगा, रॉ मटेरियल भी एक्स्ट्रा लगेगा। लेकिन आपने एक शॉर्टकट मेथड लेकिन विथ क्वालिटी, हाँ, कि आपने जो भी मेथड सेलेक्ट किया है वो कॉस्टली, मतलब कॉस्ट तो कम पड़ रहा है उसकी वजह से, लेकिन साथ साथ आपका जो टाइम है वो भी बच रहा है, उसमें क्वालिटी मेंटेन हो रही है उसमें, ये बात ध्यान देना है। तो इसमें क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा, क्योंकि कोई हमने लंबा मेथड ले लिया और एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था वो बचेगा, रॉ मटेरियल बचेगा, और रिसोर्सेज की यूटिलिटी भी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी एज पर दी पर डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। इससे क्या होगा, इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द मेथड फॉर हैंडलिंग रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन और स्टोरेज। इसमें अलग अलग मेथड हो सकते हैं, रॉ मटेरियल को हैंडल करने का मेथड, ट्रांसपोर्टेशन का अलग से मेथड, गुड्स को इंस्पेक्शन करने का मेथड, स्टोरेज को अलग तरीके से रखने का मेथड। तो आपको वो टेक्निक ढूंढनी है जिससे आपका काम बेस्ट मैनर में हो जाए और चीपेस्ट मैनर में हो जाए, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। इसी को बोला जाता है मेथड स्टडी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं।
दैट इज मोशन स्टडी। देखो मोशन स्टडी यार सिंपल सा पॉइंट है, चलो पढ़ते ही क्या होता है। देखो मोशन स्टडी का मतलब होता है एम्प्लॉय की मूवमेंट और जो मशीन की मूवमेंट है उसको कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त कर लेना। यानी कि मोशन स्टडी में क्या होगा, द स्टडी ऑफ रिक्वायर्ड मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज मशीन while completing a particular task is very important. It help eliminating unnecessary motions and finding best method of doing a particular job. ठीक है, तो कोई भी काम एम्प्लॉय कर रहा है या मशीन कर रही है तो उस काम को कंप्लीट करने में जो उनकी मोशंस है वो आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और अगर उसमें आपको दिख रहा है कि कोई अननेसेसरी मोशंस है या कोई अननेसेसरी एक्ट उसके अंदर हो रहा है तो उसको हमें क्या करना है, वहां से रिमूव कर देना है। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और मोशन टेक्निक यूज टू नो द whether some element of job can be eliminated, their sequence can be changed for smooth flow of task। देखो मोशन स्टडी से मेन फायदा क्या होता है कि हमको ये देखना है कि क्या उस काम में से कोई एलिमेंट हम हटा सकते हैं या फिर उनका सीक्वेंस चेंज कर दिया जाए। देखो आप देख रहे हो कि एक एम्प्लॉय ना जॉब कर रहा है या काम को परफॉर्म कर रहा है तो उसको 3-4 स्टेप लेना पड़ रहा है, वो ये सीक्वेंस में जा रहा है। देखो सिंपल से तरीका होता है यार, जैसे कि एक कहीं जाने का रास्ता है तो एक लंबा रास्ता है और एक होता है शॉर्टकट। तो लंबे रास्ते से जाओगे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, राइट। लेकिन शॉर्टकट से पहुंच जाओ तो पहुंचना तो वही है, जो आपकी मंजिल है वहीं पहुंचना है, लेकिन आपका टाइम भी बच जाएगा, एनर्जी भी बच जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक सीक्वेंस चेंज कर दिया, हम पहले सीधा सीधा जा रहे थे, अब हम शॉर्टकट शॉर्टकट जा रहे हैं। तो सेम चीज होता है आपका मोशन स्टडी में, आपको ये देखना है कि ये जो टास्क को कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट्स यूज कर रहा है वो यानी कि एम्प्लॉय, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं या उसका सीक्वेंस चेंज कर दें ताकि जो वर्क है वो स्मूथ फ्लो में चले, यानी कि और अच्छे से काम हो। उसको कंप्लीट करने में जो ज़्यादा देरी लग रही है वो ना लगे, हमें कम समय में वो काम कंप्लीट होना चाहिए। इसको बोला जाता है मोशन स्टडी। अगला पॉइंट है आपका फैटिक स्टडी। देखो फैटिक स्टडी का मतलब क्या होता है, जनरली अगर जो काम करने का समय है वो बहुत ज़्यादा है, यानी 12 घंटा है, 13 घंटा है, उसमें भी सफिशिएंट ब्रेक नहीं है, ऊपर से मैनेजमेंट टारगेट बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, और जो वर्किंग टूल्स हैं काम करने के लिए वो भी काफ़ी हैवी है, और वर्किंग कंडीशन वो भी ख़राब है। तो अगर इस सिचुएशन में कोई बंदा जॉब करेगा तो उसको जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस वो बढ़ेगा। यही जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस है इसी को हम बोलते हैं फैटिक। इज इट क्लियर? फैटिक क्या होता है? फैटिक का मतलब होता है कि वर्किंग आवर्स बहुत लंबा है, सफिशिएंट ब्रेक नहीं है, या टारगेट का प्रेशर है, या फिर जो आपकी मशीनें हैं या वर्किंग टूल्स है वो बहुत हैवी है, काम करने की कंडीशंस बहुत ही ख़राब है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, टॉयलेट्स बाथरूम नहीं है, इस तरह की असुविधाएं हैं वहाँ पे। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय की फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, और इसी को कहा जाता है फैटिक लेवल। और आपको जब पता है कि भाई फैटिक लेवल बढ़ रहा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, तो इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है एम्प्लॉय की हेल्थ पे और एम्प्लॉय की एफिशिएंसी पे। तो इस स्टडी में हम उन स्टेप्स को देखते हैं जिससे ये फैटिक लेवल ना कम हो सके और ताकि जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो मेंटेन हो सके एम्प्लॉय की। तो एम्प्लॉय ज़्यादा स्ट्रेस में ना जाए, ज़्यादा पैनिक ना फील करे वाइल ही परफॉर्मिंग द जॉब, ताकि वो अपना 100% दे सके जॉब पे, प्रॉपर अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ आ रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अभी देखेंगे जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो वर्किंग आवर उसका कितना रहता है, 6 to 9 वर्किंग आवर रहेगा या 10 to 7 वर्किंग आवर रहेगा। उसमें 1 घंटे का ब्रेक रहता है, यानी कि हाफ एन आवर के लिए लंच ब्रेक रहता है और 15-15 मिनट्स का उनको 2 ब्रेक मिलता है नॉर्मली, फ्रेश वगैरह या नाश्ता वगैरह या थोड़ा माइंड को फ्रेश कर लेने के लिए। ठीक है, टारगेट एक एवरेज टारगेट दिया जाता है। ठीक है, देखो सेल्स वगैरह में जाओगे तो यार आपको ज़्यादा टारगेट मिलेगा, लेकिन बैक ऑफिस वगैरह में उतना चल जाता है, मैनेजेबल टारगेट है, इतना मिल जाता है। और आप देखोगे जो कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है या जो इंडियन कंपनीज है, वहाँ पे वर्किंग कंडीशन अभी के टाइम पे बड़ा अच्छा दिया जाता है। आपको एसी में जॉब करना है, राइट, आपको वेल कोई इशू, मतलब कोई इशू नहीं आता। अब मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊंगा कि टाइम लंबा चला जाएगा। तो जिसने कभी विजिट किया रहेगा ना कंपनी वगैरह में, तो उनको ये बात समझ में आएगी कि नहीं अभी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो रही है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो अच्छी है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अभी भी स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई है, वहाँ पे फैटिक लेवल ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे वर्किंग आवर कोई फिक्स नहीं रहता। अनऑर्गेनाइज मतलब जैसे कोई कपड़े की दुकान में काम कर रहा है या कोई चाय की टपरी पे काम कर रहा है, वहाँ पे थोड़ी वर्किंग आवर फिक्स है, वर्किंग कंडीशन कैसे है ये सब थोड़ी देखा जाता है।
उनको तो 12 घंटा 14 घंटा काम करना पड़ता है, तो उनकी फैटिग लेवल ऑलरेडी क्या होती है, हमेशा हाई होती है, वही कम करना है। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनीज में ऐसा नहीं होता, इसे कम करना पड़ता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है सेकंड वाला टेक्निक, उन्होंने बोला स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, यानी हर एक काम करने को ना एक स्टैंडर्ड टूल होना चाहिए, हर एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स होना चाहिए। तो उन्होंने आपने देखा रहेगा जैसे कि व्हाइट बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड होता है, तो व्हाइट बोर्ड का एक फिक्स साइज होता है, लगभग लगभग एक स्टैंडर्ड साइज होता है कि इतने साइज का व्हाइट बोर्ड हमें रखना है अगर कॉमर्स के स्टूडेंट को पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे अकाउंट्स पढ़ाना है तो स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे बड़ा लगता है। 9-10 के बच्चों को पढ़ा लेना तो वहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल साइज भी चल जाता है। तो हर एक काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टूल्स है, एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स, उसका यूज़ करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद विद द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड एज वर्क प्लेस, टेलर ने ये एडवोकेट किया तो स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का, यानी हर काम को परफॉर्म करने के लिए उस लेवल के हिसाब से स्टैंडर्ड टूल बनाने चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड वर्किंग कंडीशंस एंड मेथड फॉर ऑफ प्रोडक्शन हेल्प टू रिड्यूस स्पॉइलेज, यानी कि अगर वर्किंग स्टैंडर्ड को हम स्टैंडर्डाइज करेंगे वर्किंग एनवायरनमेंट को और मेथड ऑफ प्रोडक्शन को, तो इससे क्या होगा, स्पॉइलेज कम होगा, मटेरियल का वेस्टेज कम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कम हो जाएगा, और जो फेटिक लेवल है एम्प्लॉय का वो भी कम हो जाएगा और उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ेगी। हमने पढ़ा था कि जो हैवी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है वो नहीं होने चाहिए, एक स्टैंडर्डाइज जितना वो यूज कर सके, उठा सके, आसानी से कैरी कर सके, इजिली यूज कर सके, उससे काम परफॉर्म कर सके, इस तरह के टूल्स एंड इक्विपमेंट्स होने चाहिए, इससे काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला साइंटिफिक टास्क सेटिंग। टेलर ने इस बात पे फोकस किया कि फिक्सिंग अ फेयर डेज वर्क, यानी कि जो भी आपका काम है एक दिन के हिसाब से एक एवरेज काम फिक्स किए। आपने वर्क स्टडी की है तो वर्क स्टडी में पता चल जाएगा कि एक दिन में कितना काम एवरेज होना चाहिए, तो इसके हिसाब से आपको एक दिन का काम फिक्स कर देना है। इससे क्या होगा, साइंटिफिक वर्क सेटिंग से क्या होगा, एम्प्लॉय अगर बिलो कैपेसिटी काम कर रहा है तो वो आप देख सकते हो, उसे आप कम कर सकते हो कि कोई बंदा अगर एवरेज परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहा है तो इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं कम है, तो आप उसको और ट्रेनिंग देख सकते हो और डेवलपमेंट और डेवलप कर सकते हो। एक सिंपल सा एग्जांपल है यार, जैसे कि ना आप जब बोर्ड एग्जाम देते हो उसके पहले प्रीलिम्स होता है, तो अगर आप 80 मार्क्स का पेपर 3 घंटे में अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, मतलब बिलो द एवरेज आप परफॉर्म कर रहे हो, मतलब आंसर्स आपको आ रहे हैं बट आप आंसर्स लिख के कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो 3 घंटे में, तो आपको इंप्रूव करने की गुंजाइश है। तो एक एवरेज टाइम है कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको 80 मार्क का पेपर लिख देना है, उतना टाइम लगना चाहिए, उससे ज़्यादा ले रहे हो, उस उतने समय में पेपर नहीं कंप्लीट हो रहा है, मतलब तुम बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, एक साइंटिफिक टास्क आपको दिया गया है, एक दिन में इतना टास्क है, अगर वो नहीं कंप्लीट कर पा रहा है कोई बंदा, मतलब वो बिलो कैपेसिटी परफॉर्म कर रहा है, और बाय यूजिंग दिस टेक्निक एम्प्लॉय विल कंप्लीट टास्क अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड गिवन। तो इस टेक्निक के हिसाब से जो एम्प्लॉय है वो अपना काम को एज पर स्टैंडर्ड कंप्लीट कर पाएगा, और मैनेजमेंट उनके ऊपर कंप्लीट ध्यान रख पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा, ताकि हम क्या करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज साइंटिफिक सिलेक्शन और ट्रेनिंग। देखो मैनेजमेंट राइट पर्सन्स को राइट जॉब के लिए सिलेक्ट करें, लेकिन जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो साइंटिफिक होना चाहिए। देखो नॉर्मली क्या होता है ना, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, नॉर्मली कंपनीज क्या करती है, रिक्रूटमेंट करती है। रिक्रूटमेंट्स का मतलब क्या होता है कि वो एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके पास इंटरव्यू देने के लिए आए। ठीक है, तो जब ये रिक्रूटमेंट्स का होता है तो उसमें जॉब स्पेसिफिकेशन प्रॉपर दिया जाना चाहिए। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है, सपोज कंपनी को एक बंदा चाहिए मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, ये पोस्ट है कि हमें एक मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, तो कंपनी जॉब को कैसे स्पेसिफाई करे कि हमें एक मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, क्वालिफिकेशन एमबीए होना चाहिए उसकी मार्केटिंग में, एक्सपीरियंस चाहिए उसको क्योंकि मैनेजर की पोस्ट है, तो 3 से लेकर 4 साल का हमें क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, सैलरी एज पर द परफॉर्मेंस या एज पर द इंटरव्यू, एज रखना चाहिए कि वो 25 से 45 या 25 से 40 जो भी उसकी एज रहेगी वो वहाँ पे रखना चाहिए, तो प्रॉपर स्पेसिफिकेशन जॉब का है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, अननेसेसरी लोग नहीं आएंगे ना, यानी कोई साइंस का है वो बंदा नहीं, उसको पता है कि भाई एमबीए चाहिए, तो बीकॉम वाला भी नहीं अप्लाई करेगा, एमकॉम वाला भी नहीं अप्लाई करेगा, क्योंकि आपने जॉब में स्पेसिफाई कर दिया है कि भाई हमें एमबीए ही चाहिए उस काम के लिए। ठीक है, जैसे साइंटिफिक टीमों को जो साइंटिफिक बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, जो फाइनेंस से रिलेटेड काम होता है ना, फाइनेंसिंग से,
तो उसके लिए एमबीए इन फाइनेंस वाला बंदा चल जाता है या एमकॉम वाला बंदा चल जाता है, और नॉर्मल अगर काम है तो उसके लिए बीकॉम के बंदे चल जाते हैं। तो आपको ये जॉब स्पेसिफिकेशन प्रॉपर देनी है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। और फिर क्या करना है, देखो आपने जॉब स्पेसिफिकेशन दे दी, रिक्रूटमेंट के अंदर लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, और जो लोग कैपेबल होंगे, यानी कि जिनके पास ये क्वालिफिकेशन होगी, क्वालिटी होगी, वो इंटरव्यू देंगे आपको, ठीक है। देन हमें क्या करना है, इंटरव्यू लेना है, और इंटरव्यू में प्रॉपरली उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो चेक कर लेना है, उसका नॉलेज चेक करना है कि जिस फील्ड के लिए आप उसको सिलेक्ट करने जा रहे हो उस फील्ड का वो उसको नॉलेज है या नहीं है। वो भी इम्पार्शियल वे में, सिलेक्शन वो भी जो होगा इम्पार्शियल वे में, यानी ऐसा नहीं है कि आपके जान का पहचान का है, आपका दोस्त है तो थोड़े इजी वाले क्वेश्चन पूछ लिए, जानबूझ के उसको इंटरव्यू पास कराना चाहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो सिलेक्शन का एक प्रोसेस होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है ना, देखो इंटरव्यू ना कभी कभी 3 राउंड होता है, कभी कभी 5 राउंड भी होता है इंटरव्यू के अंदर। तो वहाँ पे प्रॉपर वो देख लेते हैं बंदे को, सिलेक्ट करने से पहले वही सब कुछ पूछ पाछ लेंगे, उसके बाद ही बंदे को सिलेक्ट करते हैं उस जॉब के लिए वो सही है या नहीं है, वो भी इम्पार्शियल वे में, ठीक है। आपने इंटरव्यू ले लिया, आपने क्वेश्चंस पूछ लिए इम्पार्शियल तरीके से जो उससे पूछने थे, अगर वो सारे क्वेश्चन सही दे पाया, जो भी एक्टिविटीज आपको करना था आपने वो भी करा ली, अगर उसमें भी सही हो गया तो आपको सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन के बाद उसको ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग के बाद वो फ्लोर पे जाएगा, फिर जॉब करेगा, 3-4 महीने में वो काम को सीख लेगा, और धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आपको साइंटिफिक सिलेक्शन और ट्रेनिंग उसको देनी है। तो मैनेजमेंट कैन सेलेक्ट राइट पर्सन for a right job by using scientific selection procedure. It need to fit job specification as per requirement. Employees are selected according to predetermined standard in impartial way. After selection, management should provide the proper training programs to increase their efficiency. Is that clear? I hope आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट सिंपल था, उन्होंने बताया कि प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन दोनों सेपरेट होना चाहिए, यानी कि जो प्लानिंग होना चाहिए दैट इज डन बाय डिफरेंट पर्सन, और जो जो काम है उसको सुपरवाइज करने चाहिए डिफरेंट पर्सन, यानी कि प्लानिंग डन बाय फ्रॉम डिफरेंट पीपल एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो डन बाय डिफरेंट पीपल। तो इससे क्या होगा, हर एक वर्कर सुपरवाइज किया जा रहा है 2 सेट ऑफ सुपरवाइजर से, और इसके लिए टेलर ने रिकमेंड किए 8 फोरमैन टू कंट्रोल द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन। पहला प्लानिंग लेवल पे उन्होंने बोला एक रूट क्लर्क होगा जो ये बताएगा कि कैसे आपको काम एक मशीन से दूसरे मशीन को मूव करना है। तो रूट क्लर्क विल टेल हाउ वर्क्स मूव फ्रॉम वन मशीन टू अदर। दूसरा जो होगा इंस्ट्रक्शन क्लर्क होगा, वो रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द वर्क, जो भी इंस्ट्रक्शन काम को करने के लिए दिया गया वो उसको रिकॉर्ड करेगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होगा, वो डिटरमाइन करेगा कि इस काम को कितना टाइम लग रहा है और उसको परफॉर्म करने के लिए हमारी कितनी कॉस्ट जा रही है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट ध्यान देना डिसिप्लिन। इंश्योर दैट वर्कर आर वर्किंग एज पर द फैक्ट्री रूल्स। तो एक और बंदा होगा जो ये चेक करेगा कि प्रॉपर वर्कर्स फैक्ट्री रूल के हिसाब से काम कर रहे या नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड यार, पानी पी लूं, गला सूख गया मेरा बोलते बोलते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्लानिंग लेवल पे 4 क्लर्क होने चाहिए, ठीक है, या फिर 4 सुपरवाइजर, और इम्प्लीमेंट लेवल पे भी 4 सुपरवाइजर होना चाहिए। पहला रूट क्लर्क, दूसरा इंस्ट्रक्शन क्लर्क, तीसरा टाइम एंड वर्क क्लर्क, और चौथा डिसिप्लिन। रूट क्लर्क क्या समझाएगा, वो ये बताएगा कि एक काम को एक मशीन से दूसरे मशीन में कैसे मूव करना है। इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन क्लर्क क्या करेगा, रिकॉर्ड इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द टास्क। टाइम और कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा, एक काम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है और कितना कॉस्ट जा रहा है वो देखेगा। उसके बाद में डिसिप्लिन क्लर्क ये इंश्योर करेगा कि वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो एज पर फैक्ट्री रूल काम कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, एक लेवल होगा सुपरविजन का। अब दूसरा लेवल क्या सुपरविजन होगा, एक होगा गैंग बॉस, ये इंप्लीमेंट लेवल पे होगा। गैंग बॉस क्या करेगा, वर्क डन करवा के लेगा। दूसरा स्पीड बॉस होगा, वो काम को टाइम पे करवा के लेगा। और तीसरा रिपेयर बॉस होगा, अगर कोई मशीन वगैरह खराब हो जाती है तो उसका मेंटेनेंस वगैरह का ध्यान उन्हें रखना है। और इंस्पेक्टर जो होगा वो इंश्योर करेगा वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड, यानी जो क्वालिटी हमने जो स्टैंडर्ड के जितना स्टैंडर्ड हमने जॉब काम को रखा है वो एज पर स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड हो गया है।
So according to Taylor, with the help of proper division, all activities, एक सेकंड, चलिए, हाँ सी है। तो ऑल एक्टिविटीज इम्प्लीमेंटेशन मैनेजमेंट कैन डेफिनेटली अचीव रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो अगर देखो हम लोग हर एक एक्टिविटीज पे डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और हम सही तरीके से प्लानिंग लेवल पे भी सही तरीके से काम कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट लेवल पे भी सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो हम एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को बढ़ा देंगे, यानी कि एफिशिएंसी बढ़ा देंगे और हम प्रॉपर तरीके से अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट इज डिफरेंशियल पीस वेज रेट प्लान। देखो यार सिंपल सा इसका मतलब है अलग अलग एम्प्लॉय के लिए अलग अलग वेज प्लान होना चाहिए, बट उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर। तो रेमुनरेशन हमें जो फिक्स करना है वो इस तरीके से फिक्स करना है कि एक एवरेज वर्कर भी मोटिवेट हो जाए स्टैंडर्ड आउटपुट को पूरा करने के लिए। स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब होता है जो आपने स्टैंडर्ड टारगेट रखा है कि एक दिन में एक एम्प्लॉय कम से कम इतना काम कर ले। अगर कोई बंदा नहीं भी पहुंच पा रहा है लेकिन दूसरा बंदा पहुंच जा रहा है, तो ये मेन गेम आएगा कि दूसरे वाले को भी मोटिवेट कर ही देना है। तो टेलर ने ये सजेस्ट किया कि आपने डिफरेंट वेज सिस्टम फॉलो करो, ठीक है। अगर एम्प्लॉय काम को सही तरीके से कर पा रहा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेंटेन कर पा रहा है, उसको हायर रेट ऑफर करना है। और अगर कोई एम्प्लॉय बिलो स्टैंडर्ड परफॉर्म कर रहा है तो उसको लोअर रेट वेजेस देना है। इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय हायर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है वो मोटिवेट रहेगा, ठीक है, और जो दूसरे लोग हैं वो भी मोटिवेट हो जाएंगे, यार हमको भी रेमुनरेशन हाई लेना है तो हमें भी काम को सही तरीके से सही टाइम पे कंप्लीट करके देना चाहिए, ठीक है। आई होप आपके ये सारे के सारे पॉइंट्स समझ में आएंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और 2 क्वेश्चन, आई थिंक 2 ही क्वेश्चन के बाद बच्चे रहेंगे आपके। एक है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा आपका नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।